जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले 5 वर्षों का पेपर को हल कर रहे हैं, तो साथियों ये हमारा 6वां दिन होने वाला है। तो साथियों आज की सेशन में हम जो आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आपका 3 मई 2023 को प्रथम पाली में हुआ था। उसके बाद साथियों सेकंड नंबर पे आपका 3/5/2023 का जो द्वितीय पाली, यानी साथियों आपका 2-3 तारीख को हुआ, तो 3 मई 2023 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाली में इन तीनों का पेपर करेंगे। उसके बाद साथियों जो 4 तारीख को आपका 4 मई को जो प्रथम पाली का पेपर में सवाल पूछे गए थे जीके के, वो प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों अगर आप भी एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग एसएससी एमटीएस की एग्जाम देंगे तो जो अगर हम लोग पिछले 3 से 4 वर्षों का पेपर को हल कर लेते हैं तो साथियों उनमें से कम 30 से 40 से 50% आपको पेपर में जो रिपीटेड सवाल देखने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप समझेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं। देखिए तो ये जस्ट 2023 का पेपर है, तो आप सभी को पता होगा कि इसका लास्ट डेट आपका 31 जुलाई होने वाला है। अभी तक भाई लोग आप भी लोग फॉर्म नहीं फिलअप किया तो जाके फॉर्म को फिलअप कर दिए, क्योंकि देखिए कल के डेटा में इसका आया था लगभग 30 से 32 लाख। तो साथियों 2 दिन में इसका बढ़ सकता है, कम से कम 5 से 6 लाख और फॉर्म को अप्लाई होगा। याद रखेंगे इसमें आपका मैथ रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग करना है साथियों। 20-20 नंबर का रहेगा, जो कि 20-20 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ और रीजनिंग, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। अगर आप SC ST या OBC अगर आप जनरल के तो आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप साथियों जनरल के तो आपको 12 क्वेश्चन करना पड़ेगा, OBC है तो साथियों आपको 10 क्वेश्चन और SC ST के तो 8 क्वेश्चन करने पड़ेगा। अगर इसको क्वालिफाइंग करेंगे तो आपको उसी दिन पेपर होगा किसका, जीके और इंग्लिश का। इस पे मेरिट बनेगा, जो कि 25 क्वेश्चन जीके के रहते हैं और 25 इंग्लिश क्वेश्चन आपका 25 रहता है। तो इस तरह से तो आपका पेपर का पैटर्न रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, माइनस मार्किंग 1 नंबर का। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और टोटल 45 प्रश्न करने वाले हैं। याद रखिए साथियों टोटल 45 प्रश्न करेंगे और वो सवाल करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान देंगे साथियों। देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है। याद रखिए साथियों आत्मारंग पांडुरंग थे। तो यहाँ से हम लोग का ये राइट ऑप्शन होने वाला है, पहले का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे साथियों आपको एनालिसिस करना है और साथ में याद भी करते चलना है कि किस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पिछले वर्षों में पूछ रहे थे। याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। तो बताइए साथियों कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है, इनमें से राइट ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे साथियों तभी जवाब देंगे। याद रखिएगा तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप भागेंगे नहीं साथियों, ध्यान देंगे साथियों, आप सोचेंगे सर जी इतना इजी सवाल नहीं पूछा जाता है, तो साथियों आपकी भूल है। आपके पेपर में ऐसे ही सवाल बनते हैं, 1-2 सवाल इजी रहेंगे, उसके बाद आप पूरा क्लास तो देखिए साथियों, उसके बाद आपकी तैयारी पता चल जाएगा कि इस समय आप लोग कितने लेवल पे इस समय चल रहे हैं आप लोग की तैयारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। बताइए साथियों आपको साथियों जो एसएससी एमटीएस एग्जाम होगा ना, टॉपिक से आपके पेपर में पूछेंगे तो जनगणना से 100% एक सवाल आपके पेपर में आएगा। तो बताइए जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी केंद्र शासित प्रदेश की, याद रखिएगा साथियों वो दादरा और नगर हवेली की थी। तो यहाँ से ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके अगर आप लोगों ने इस सेशन से 45 प्रश्न में से लगभग 20 सही दिया तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से और आपने काफ़ी अच्छे से प्रीवियस ईयर को पेपर को हल किया है, उम्मीद करूंगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए है। तो साथियों जो मिशन कर्मयोगी वो किस कार्यक्रम के लिए है बताइए। याद रखिए तो प्रशासनिक कार्यक्रम के लिए है। तो यहाँ से ये हम लोग का राइट ऑप्शन होने वाला है। मिशन होता है ना किसी का प्रशासनिक में, तो उससे है ये। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया सवाल, में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने की सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। तो बताइए साथियों किस वर्ष में किए थे। याद रखिए साथियों 1927 में किए थे। तो यहाँ से हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। मद्रास जो अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, जो कि 1927 में की थी। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो साथियों कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? ये साथियों देखिए आपका करंट अफेयर का सवाल पूछा था, 2023 में पेपर होगा। अगर 2024, 2028, 2032 का पूछेगा तो वो करंट अफेयर के सवाल होंगे। तो याद रखिएगा, सवाल पूछा था कि कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो याद रखिए साथियों, पाकिस्तान किया था। तो यहाँ से सी राइट ऑप्शन होने वाला है, 6 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। जब हम सवाल पढ़ रहे होंगे तो आपको ऑप्शन देना है साथियों, जिस भी सवाल को आपको जवाब आ रहा है वो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो किस पवन का संबंध साथियों अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? बताइए। तो याद रखिए साथियों, ध्रुवीय पूर्वी पवनों की है। तो यहाँ से हम लोग का 7 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो साथियों मुझे पता है कि आप लोगों के मन में थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा होगा, तो सर जी इतना कठिन सवाल आता है? सर लोग बता रहे हैं कि बहुत इजी सवाल आता है। बिल्कुल मेरे भाई, आपकी अगर भूल है, आपके पेपर में जो सवाल बनेंगे ना, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो साथियों आपके पेपर में सवाल जो 25 क्वेश्चन होंगे जीके के ना, उसमें 2-4 ही सवाल आपको काफ़ी ईजी मिलेगा। नहीं तो भाई साहब याद रखिएगा, हर सवाल उठकर काफ़ी कठिन लेवल का आएगा, ये याद रखिएगा साथियों। तो बताइए, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो साथियों टेरिडोफाइटा का है। तो यहाँ से सी हम लोग का राइट ऑप्शन। हम लोग को साथ में तैयारी करना है, हम लोग पहली बार एग्जाम को क्रैक करने वाले इस बार हम लोग साथियों पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। याद रखिएगा, हम भी साथ तैयारी करेंगे, आप भी साथ में तैयारी करेंगे। याद रखिएगा साथियों, हम लोग को टारगेट कितना है? कम से कम 10,000 भाइयों को जोड़ना है, जो कि साथियों एग्जाम से पहले कम से कम 2 महीना एग्जाम से पहले हम लोग को जोड़ कर रखना है। क्योंकि क्यूज होगा हम लोग का साथियों, डेली आपको 11 बजे क्लास मिलती है, जो कि टोटल 45 प्रश्नों, कम से कम 3 से 4 मतलब पालियों का पेपर में आपको सवाल हम कराते हैं डेली का, सुबह 11 बजे। तैयार रहिएगा आप लोग। देखिए, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो साथियों ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? याद रखिए साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ से सी हम लोग का राइट ऑप्शन होने वाला है, 9 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो साथियों जो पद्मा सुब्रमण्यम है, ये किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? याद रखिएगा, ये भरतनाट्यम की है। तो यहाँ से सर जी सी को लॉक कर दिया जाए। ओके साथियों, 10 का सी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया सवाल, बी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो साथियों इतने बड़े बड़े आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं, तो देख लीजिए साथियों। बताइए, बी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बताइए। तो याद रखिए कुचिपुड़ी के लिए किया गया था। तो डी राइट ऑप्शन हो रहा हम लोग का। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। 1895 अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किसका गठन किया था? बताइए साथियों, जो 1895 में एक भारत के जो 7 भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने एक नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए एक गठन किया था। तो याद रखिएगा, नटाल कांग्रेस का गठन किया था। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पता था आप लोग साबरमती आश्रम का गठन पे जाएंगे। मुझे पहले मतलब आपका 90% आपका पहला राइट ऑप्शन ए पे गया होगा। क्यों? सही कह रहे हैं भाई। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया सवाल, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से कहाँ पर और किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों जो बैसाखी महोत्सव है, ये प्रमुख रूप से कहाँ और किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिए दोस्तों, ये पंजाब और हरियाणा राज्यों में मनाया जाता है। तो यहाँ से बी राइट ऑप्शन हम लोग का हो रहा है। याद रखिए 2 जगह मनाया जाता है जो बैसाखी महोत्सव, प्रमुख रूप से आपका पंजाब और हरियाणा राज्यों में मनाया जाता है। ओके, उम्मीद करूंगा साथियों आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करना चाहते हैं तो डेली 11 बजे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चाहते उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको एक क्लास जरूर प्रोवाइड करते हैं। वो भी एक दिन में जो 3 शिफ्ट होता है ना, पूरा आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप सभी को बताओ कि एक दिन में आपका 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 75 होगा। लेकिन साथियों याद रखेंगे तो 75 क्वेश्चन, उसमें आपका रीजनिंग बहुत मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि वो इस बार नहीं आएंगे, इसलिए हम नहीं करवाते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दीजिए, अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के केंद्र के मंत्री होते हैं। तो कितने साथी होते हैं? बताइए, 2, 10, 4 या 6? याद रखिएगा साथियों, लगभग 6 होते हैं। तो यहाँ से डी राइट ऑप्शन होने लगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो बताइए साथियों, जो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, ये किसके द्वारा उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है?
तो याद रखिएगा बिपिन चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो डी हम लोग का क्या बनेगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम अच्छे से, एकदम आसान भान में, एकदम अच्छे से अपने अंदाज में हम लोग इसको तैयारी करेंगे। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो मेरे भाई किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, याद रखिए जो आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था ना, उसके कारण हुआ था। तो यहाँ से सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था, याद रखिए मेगास्थनीज था। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों हम आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, मुश्किल साथियों 15 से 20 मिनट में आपका हम समय प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करा देते हैं। बस आपको हम एनालिसिस करवाते हैं और अपनी तैयारी तो आप खुद से करिएगा। याद रखिएगा अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करना चाहते आपको कहीं नहीं मिला तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल अच्छे से मिलेगा। अगर आप लोगों ने पिछला का क्लास नहीं दिखाया है तो एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से देखिएगा। साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर। तो साथियों जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये किस किस सेक्टर के अंडर आता है, किसके नीचे आता है, प्राइवेट, फॉरेन या पब्लिक या कोऑपरेटिव सेक्टर के। याद रखिए पब्लिक सेक्टर के नीचे आता है। तो यहाँ से सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो साथियों जो नेपाल है भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिए साथियों मणिपुर के साथ नहीं करता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हर टॉपिक से साथियों आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, आप सोचेंगे कि ये टॉपिक छोड़ दे तो याद रखेंगे तो वही टॉपिक आपके पीछे पीछे चला जाएगा आपके पेपर में। याद रखिएगा साथियों ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए कोनेरू हम्पी साथियों किस खेल से संबंधित है। तो ये शतरंज से है। याद रखिएगा मेरे भाई 20 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। चलिए साथियों एक सवाल हम आप सभी से पूछ रहे हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी बताइए। चलिए हम तीसरी नहीं पूछ रहे हैं, केवल हम पूछ रहे हैं कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये सवाल तो आपसे साथियों तीसरी बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी पूछा है, तो आपका ये महानदी हो जाएगा। आपको जो हमने सवाल पूछा है उसको होमवर्क में देना आप सभी को। क्या सवाल दिया एक बार और सुन लीजिए कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन सी। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए महाबलीपुरम स्मारक किस वंश स्थापत्य कला शैली से बनाए गए थे। तो साथियों जो महाबलीपुरम स्मारक था ना, याद रखिएगा पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली से बनाए गए थे। तो यहाँ से सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। 22 का मेरे भाई सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 23। देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को भी कहते हैं। तो साथियों आपके पेपर में याद रखिएगा साइंस से साथियों क्या मेरे भाई साइंस से कम 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए थे। मैंने पूरा पेपर को एनालिसिस कर लिया, देखा है कि 2 से 3 प्रश्न बने। एक आपका फिजिक्स से पूछ ले रहा है, एक आपका केमिस्ट्री से, एक आपका बायो से। याद रखिए तीनों से पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है। जो आपका सिलेबस है ना उसी में से पूछ रहा है, बाहर से नहीं पूछता है। तो न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है ना उसे तो जड़त्व का नियम है, ये हर एग्जाम में पूछ लेता है सदी। जो 10th के लेवल का एग्जाम होता है ना, हर एग्जाम ये न्यूटन का गति का पहला दूसरा नियम पूछता है जरूर है। तो जड़त्व का नियम होता है जो न्यूटन का पहला नियम को जानते हैं हम लोग। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने भारत में दौरा किया था। तो साथियों जो संविधान सभा का गठन था ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो बताइए जिसने भारत में दौरा किया था। याद रखिए ये सवाल पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष में आया था। ये सवाल पूछ दे या तो ये सवाल पूछ दे। तो याद रखिएगा 1946 में दौरा किया था। तो मेरे भाई सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी हमारे भाषा में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप लोग हर अच्छे से प्रश्न हर को एनालिसिस करेंगे और समझ रहे होंगे बिल्कुल। देखिए 25 नंबर, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति का त्याग दिया। तो साथियों किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। तो बताइए कलिंग का युद्ध हुआ था। चलिए साथियों आप सभी लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन दीजिए कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। चलिए राइट ऑप्शन बताइए किस ईयर में लड़ा गया था। सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ये सवाल आपका होमवर्क में होने वाला है। तराइन का भी बता दीजिएगा सभी लोग साथ में। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करें तो युद्ध तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में एक सवाल पूछ लिया जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 26। अगर नहीं आएगा तो साथियों हम आप कल के क्लास में आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ओके स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। मेरे भाई स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे।
बताइए, याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस थे। तो साथियों डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 26 नंबर का डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? काफी इजी सवाल है आपके पेपर में, जो साथियों सौर मंडल से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी मतलब कुछ कुछ शिफ्ट में पूछे गए हैं और कुछ कुछ में नहीं भी पूछे गए हैं। तो ऐसी बात नहीं कि आप लोग याद नहीं करेंगे, याद भी कर लीजिएगा। 22 लाख आपके शिफ्ट में पूछ दिया गया तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? बिल्कुल गुरुजी, ये सवाल आपने पूछ दिया। शुक्र। शुक्र को सांझ का, भोर का, चमकीला, सबसे गर्म। ये 4 फैक्ट आप याद रखिएगा शुक्र के बारे में। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, भारत में उगादी त्यौहार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो साथियों ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि भारत में जो उगादी त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, डायरेक्ट ये पूछेगा कि किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। बताइए, तो नव वर्ष की शुरुआत में मनाते हैं। याद रखिएगा साथियों, सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 29। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? ये साथियों करंट अफेयर सवाल था, हमने ले लिया साथियों, याद रखिए एमपी में किया गया था। तो डी राइट ऑप्शन। 22 लाख आपके पेपर में पूछ लिया गया। हो सकता है कि पूछ सकता है किया गया था दे दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया, किया गया था पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर क्या दिया 30। देखिए, बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ये आपका बायो से सवाल है, याद रखिएगा साथियों। बताइए, जो बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के ये किस संघ से संबंधित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये हेमिकॉर्डेटा संबंधित है। तो यहाँ से हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में किस युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासक की स्थापना की थी? तो साथियों याद रखिएगा, बाबर ने महमूद लोदी को और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में जो आपका साथियों क्या होता घाघरा का युद्ध हुआ था, उसमें हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना किया था। किसका? घाघरा का। याद रखिएगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1529 में लड़ा गया था किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपके पेपर में। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष में शुरू की गई थी। तो साथियों जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए, सभी लोग राइट ऑप्शन देंगे। तो याद रखिएगा 2000 में शुरू किया गया था, 2000 में। तो यहाँ साथियों सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 33। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। तो सी को हम लोग लॉक करें, तो क्या आप भी सी को लॉक करें? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलेंगे। तो 33 का सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? सवाल साथियों ये अनुमानित करके पूछा था, जो आपके पेपर में ये पिछले वर्षों में पूछा था ना, ये कर दिया था कि अनुमानित के तौर पे बताइए, एग्जैक्टली नहीं पूछा था, अनुमानित पर अप्रॉक्स के पूछा था। तो अप्रॉक्स याद रखिएगा साथियों 30 से 35% था। तो यहाँ से हम लोग का डी राइट ऑप्शन हो रहा है। जो 2011 की जनगणना का अनुसार बताना था कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, अनुमानित पे तौर के बताना था। तो डी राइट ऑप्शन है 30 से 35%। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो याद रखिए गिरिजा देवी को जाना जाता था। तो सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 36। अगर एक भी प्रश्न, अगर आपको कहीं भी एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। और साथियों आप लोग चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि हम लोग को साथ में तैयारी करना है, सभी साथियों को जोड़ना है, अच्छे से तैयारी करना है, एकदम बिल्कुल सही दिशा में तैयारी करना है। तो याद रखिएगा साथियों। तो 36 नंबर का दीजिए, गोदो, कुटकी, हड़का, बाउटी किसके उदाहरण हैं? तो भाई साहब जो कोदो है, कुटकी है, हड़का है, बाउटी है, ये किसके उदाहरण हैं बताइए? बताइए राइट ऑप्शन। गांव में होंगे तो तुरंत बता देंगे भाई साहब। याद रखिए बाजरा के हैं। तो यहाँ से 36 का हम लोग का साथियों ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से प्रत्यर्पण, सामाजिक नियोजन या शराब या बॉयलर? याद रखिएगा दोस्तों प्रत्यर्पण आता है। तो यहाँ से ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है, प्रत्यर्पण आता है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए,
कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो कवास थर्मल पावर स्टेशन है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो गुरुजी ये तो गुजरात में स्थित है, तो सी को लॉक करें हम लोग और 30 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता था? साथियों ये भी आपका करंट का ही सवाल है, तो याद रखिए भारत अपना प्यारा भारत जीता। भारत के नाम पे आप लोग लाइक करेंगे साथियों सभी लोग, तो यहाँ से सी राइट ऑप्शन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे साथियों, जय हिंद टाइप जरूर करेंगे सभी साथी। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 40, आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनवाया गया लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। तो बताइए सो सीधे बताइए कि आगरा किला 16वीं शताब्दी में किसने बनवाया था, जो कि एक लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है ये। तो गुरुजी ये तो आपका आगरा किला तो अकबर ने बनवाया था, तो ए को लॉक करें हम लोग 40 का साथियों, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 41, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए सत्य, एक उपन्यास है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए चित्रा बनर्जी दिवाकर रूडी के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ से सी को हम लॉक करें, चित्रा बनर्जी दिवाकर रूडी के लिखा गया है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 42, क्या दिया है सवाल मेरे भाई? देखिए ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? भाई साहब इसमें पेरिस ओलंपिक चल रहा है, तो सबसे पहले आपका पदक जीत चुकी है मनु भाकर ने। सभी को गर्व होना चाहिए, मतलब काफ़ी कहीं मतलब किसी जोन में काफ़ी मतलब हम लोग को दुखी देखने को मिल रहा है, लेकिन टेंशन लेंगे अंत तक आते हैं बिल्कुल बेहतर हो जाएगा भारत अपना। तो बताइए ओलंपिक खेलों में भारत का जो पहला बैडमिंटन पदक वो किसने जीता था? बताइए आपको पता होना चाहिए साथियों, साइना नेहवाल ने जीता था, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा साइना नेहवाल। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 43, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किसका प्रावधान करता है? बताइए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी है वो किसका प्रावधान करता है? बताइए सभी लोग। तो याद रखिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है जो आपका अनुच्छेद 43 बी है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 44, देखिए निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो साथियों एक आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वनडे आपका एग्जाम है, आप सभी को पता होना चाहिए एसएससी एमटीएस एग्जाम लगभग 1 महीना लेता है, एक महीना लेता है। इसमें इसलिए 1 महीना लेता है कि आप साथी ये नहीं रखेंगे जो आपका जैसे 44वां 42वां 86वां आप 91वां ये सब अनुच्छेद बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आप जानकारी तो जरूर रखेंगे लेकिन आपके पेपर में ये सब नहीं सवाल बनेंगे, याद रखिएगा साथियों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वनडे एग्जाम इस तरह का सवाल बनते हैं जो कि मतलब कंफर्म रहते हैं कि इसी टॉपिक से पेपर में आएंगे। ये एसएससी एमटीएस है, इसमें जानते हैं आप लोग सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जितने भी इंजीनियर लेवल के भाई लोग इसमें फॉर्म को फिलअप करते हैं। आप सभी लोग बात जानते हैं 2024 कितनी महामारी हो रही एक सरकारी नौकरी के लिए एक सीट के लिए, आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको उसी लेवल की तैयारी करना होगा साथियों। तो बताइए आप लोग सहमत है तो एक बार यस कहिएगा यार। बताइए बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो याद रखिए विलियम बेंटिक ने किया था, तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 45, मालगुडी डेज की लघु कहानियों का एक संग्रह है। तो साथी जो मालगुडी डेज है ये किसकी एक लघु कहानियों का एक संग्रह है? बिल्कुल काफ़ी इजी सवाल है, आर.के. नारायण की है, तो यहाँ से हम लोग सी को लॉक करें। तो साथियों ये आपका 4 शिफ्टों का पेपर हम लोग कराया जो कि प्रीवियस है 2023 में आपका मई का हुआ था। जस्ट वेट करेंगे, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सितंबर का पेपर को। ओके 2023 में जो आपका पेपर हुआ था पूरा हमको पेपर को हल करेंगे। तो साथियों उम्मीद करूँगी ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप समझे होंगे, अच्छे से याद करेंगे। हाँ याद रखिए केवल आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, ये भी आपको तय रखना है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो आपका मेन मेरिट बनेगा उसमें भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन हाँ एक बात और आपसे शेयर करनी सकते हो कि जो आपका इंग्लिश आपका जो मैथ और क्या रहेगा रीजनिंग उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। आप उसमें तुक्केबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश और जीके में तुक्केबाजी नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर -1 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपके पेपर में। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके तो चलिए दोस्त आज का सेशन ये भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल दोपहर में 11 बजे एक नए एसएससी एमटीएस एग्जाम पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। सभी को जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अग्रिम बताइए आप सभी को, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे साथियों। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।